चीन सिर्फ एलएसी के आसपास के इलाकों में सड़कें और पुल नहीं बना रहा, बल्कि वो एलएसी से 200 किलोमीटर के दायरे में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य अड्डों को विकसित करने पर भी बहुत गंभीरता से सिर्फ विचार नहीं कर रहा, बल्कि काम भी कर रहा है। और इस बात को आप आज इन सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हमने खास तौर पर आपके लिए अर्जित की हैं और इनसे आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें तिब्बत में स्थित चीन के एक हवाई अड्डे की हैं, जिसका नाम है शिगात्से पीस एयरपोर्ट, और इसे डबल यूज एयरबेस भी कहा जाता है। डबल यूज इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हवाई यात्रा के लिए यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए भी होता है और इसका इस्तेमाल हवाई हमले के लिए भी हो सकता है। देखिए, अंडरग्राउंड फील्ड में हथियारों को रखा जा सकता है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि चीन ने इस एयरबेस पर 3 अंडरग्राउंड फील्ड तैयार करके रखे हैं। देखिए, ये जो यूजीएफ है इसको कहते हैं अंडरग्राउंड फील्ड। यूजीएफ एंट्री 1, यूजीएफ एंट्री 2 और यूजीएफ एंट्री 3 ये एलएसी के पास है। रेल टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, रेल टर्मिनल एक यहां पर है, ये मेन रेल टर्मिनल है। संचार का पूरा इंतजाम यहां पर करके उन्होंने रखा है और ये तीसरा रेल टर्मिनल है जिसके पास फ्यूल डिपो भी है। और ये आप देख सकते हैं यहां पर सैटेलाइट से तस्वीरों में। अगर आप देखेंगे सड़कें, आप देखिए कितनी जबरदस्त सड़कें उन्होंने बनाई हैं, यहां से लेकर यहां तक ये सड़कें आप देख सकते हैं। आपको ये सड़कें ऐसी लगेंगी जैसे ये कोई हाईवे हो। मतलब हमारे देश में अगर आप किसी भी जगह रहते होंगे तो आपको शायद ऐसा हाईवे आपके शहर में, आपके राज्य में भी नहीं होगा जैसा हाईवे चीन ने वहां एलएसी में तैयार करके रखा है। तो ये 6 जनवरी 2022 की तस्वीर है, कुछ महीनों पुरानी है इसी साल की, लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि अब से 10-11 महीने पहले तक भी चीन ने कितनी जबरदस्त तैयारी करके रखी थी। और ये सैटेलाइट से क्योंकि ली गई तस्वीरें हैं, सब कुछ साफ साफ इसमें यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इनमें एक तस्वीर ऐसी है जिसमें यह साफ दिखता है कि डोकलाम के नजदीक जिस इलाके में 1 साल पहले तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब उस इलाके में बहुत निर्माण हो चुका है। यह भी वो तस्वीर आपके सामने है। डोकलाम की स्थिति भारत, भूटान और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन जैसी है। यह बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और यह इलाका वैसे तो भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसका भारत भी समर्थन करता है, लेकिन लगातार इस इलाके पर दावा करके चीन इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम आर्मी की भाषा में चिकन नेक भी कहते हैं, क्योंकि यह इलाका नक्शे पर मुर्गी के गर्दन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको चिकन नेक कहते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस चिकन नेक ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ा हुआ है, यानी ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। अगर इस छोटे से चिकन नेक पर चीन का कब्जा हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमसे कट जाएगा। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान और सिक्किम के नजदीक भी बहुत बड़े स्तर पर सड़कें बना रहा है और पुल बना रहा है। उसकी मंशा यहां आने की है। कड़वा सच ये है, जो आज सबको बुरा लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि भारत ने चीन को लेकर हमेशा बातचीत के रास्ते पर काम किया, लेकिन एलएसी पर रास्ते बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन 2014 के बाद से अब तक इस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने पिछले 5 वर्षों में एलएसी पर लगभग 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है, जिस पर 15,477 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। यूपीए की सरकार के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में हर दिन सिर्फ आधा किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, लेकिन आज इन्हीं राज्यों में प्रतिदिन 1.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं, यानी अब निर्माण कार्य 3 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है। 2014 से 2019 के बीच पूर्वोत्तर के राज्यों में 2731 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया, जिस पर चीन की तरफ से बहुत आपत्ति भी की गई थी। बीआरओ का वार्षिक बजट पिछले साल की तुलना में 40% बढ़ाया गया। पहले यह 2500 करोड़ रुपए था, अब यह 3500 करोड़ रुपए है। बड़ी बात यह है कि आज भारत अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के नजदीक 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के मागो को तवांग से जोड़ेगी। और यह सड़क आज की तारीख में चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। उदाहरण के लिए लद्दाख में पेंगोंग लेक का जो उत्तरी किनारा है, वहां नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक समझौता है।
इसके तहत भारत के सैनिक फिंगर 3 के इलाके तक तैनात रहते हैं, जहां धन सिंह थापा पोस्ट है, और चीन के सैनिक फिंगर 8 और उससे पीछे के इलाकों में तैनात हैं। यानी फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच का जो इलाका है वो बफर जोन है, जहां दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं करती, और इससे हिंसक टकराव का संघर्ष की स्थिति वहां पर कम हो जाती है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो पेंगोंग झील के आसपास चीन की सेना यहां पर तैनात है, और यहां से लेकर ये जो इलाका है ये बफर जोन है, और यहां जो अगर आप देखेंगे यहां पर भारत की सेना तैनात है, और ये जो इतना इलाका है बीच का ये है बफर जोन, यानी नो पेट्रोलिंग जोन इसको आप कह सकते हैं। इससे फायदा ये हो सकता है कि इतने इलाके में ना भारत की सेना जाएगी ना चीन की सेना जाएगी, और ये कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। चीन कुछ इलाकों में बफर जोन बनाने के लिए तैयार भी हुआ है, लेकिन एक सच ये भी है कि इन्हीं इलाकों में वो अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से लगातार काम कर रहा है। यानी इस तरफ वो लगातार जो चीन का इलाका है वहां पर वो लगातार सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, और ये बहुत चिंता की बात है। यानी फ्रांस ने जिन लोगों को अपने देश में शरण दी, जिन्हें अपने देश की नागरिकता दी, जिन लोगों को मदद की, वही लोग आज फ्रांस के फाइनल में पहुंचने पर और मोरक्को के हारने पर दुखी हो रहे हैं, और मोरक्को की हार का बदला फ्रांस से ले रहे हैं। जिस देश में रहते हैं उसी देश से मोरक्को की हार का बदला ले रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 6 करोड़ 75 लाख की आबादी वाले फ्रांस में अभी 3% मुसलमान रहते हैं, जबकि फ्रांस में मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या लगभग 5 लाख है, जो वर्ष 2010 से 2016 के बीच फ्रांस में आए थे, दूसरे देशों से आए थे, शरण लेकर आए थे। ये वो दौर था जब फ्रांस ने उदार और धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए दिल खोलकर एक खास वर्ग के लोगों को अपने देश में शरण दी थी। लेकिन बाद में यही लोग फ्रांस की सरकार से ये मांग करने लगे कि फ्रांस के तमाम कानूनों को उनके धर्म के हिसाब से बदला जाए, और फ्रांस के कानून उन्हें मंजूर नहीं है। फ्रांस की ही तरह बेल्जियम ने भी खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए ऐसे शरणार्थियों को बड़ी संख्या में अपने देश में कई वर्षों तक शरण आने दिया। लेकिन आज यही लोग उसी बेल्जियम में मोरक्को के लिए हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक कोविड महामारी के पहले वर्ष में ही हार्ट अटैक के मामले 14% तक बढ़ गए थे, 14%, जबकि कोविड के दूसरे वर्ष में 25 से 44 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा लगभग 30% बढ़ गया, और 45 से 64 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा लगभग 20% तक बढ़ गया। इसके अलावा ब्लड क्लॉट्स की वजह से सबसे ज्यादा मौतें 25 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों की हुई हैं। दुनिया भर में कोविड के बाद दिल की बीमारी से हुई मौतों की संख्या बढ़ गई है। भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 282 लोगों की मौत दिल की बीमारी से हुई, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा 233 लोगों का है। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पता चला कि जो लोग कोविड के बाद अस्पताल में भर्ती हुए, यानी जो गंभीर रूप से प्रभावित थे, उनमें तो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स देखे ही गए हैं, लेकिन जो लोग अस्पताल में भर्ती नहीं भी हुए, यानी जिन्हें माइल्ड इन्फेक्शन हुआ था, उनमें भी कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स पाए गए हैं। आपको याद होगा हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े खुश होकर बताते थे कि हमें तो पता ही नहीं चला हमें कब कोविड हो गया, हम तो 3 दिन में ही ठीक हो गए, हम तो 1 हफ्ते में ही ठीक हो गए, हमें कोई समस्या ही नहीं हुई। ऐसे लोग बड़े खुश होकर ये बात बताते थे। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ऐसे लोगों को भी इस तरह की गंभीर बीमारियां बाद में हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि जो लोग कोविड के बाद अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, उनमें भी ब्लड क्लॉटिंग का जोखिम 2.7 गुना तक बढ़ गया है, और जान जाने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना तक बढ़ चुका है। जबकि जो लोग कोविड के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, यानी जो सीरियस थे उस समय, उनमें ब्लड क्लॉटिंग का जोखिम 27 गुना बढ़ गया, और हार्ट फेलियर का खतरा 21 गुना तक बढ़ चुका है।